Hello everyone. Yeah. Hello everyone and welcome to the lecture part 2 for the physical features of India. ठीक, तो लास्ट टाइम जो है वो हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया में वो किस किस तरीके से डिवाइडेड हैं, है ना। जिसमें कि हमने देखा था कि मेजर जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है इंडिया में वो हिमालयन माउंटेन्स सबसे पहला था, उसके बाद था नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद था पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद है इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम के जो हिमालयस हैं कितनी उनकी हाइट है, क्या उनके डिविजन्स हैं। ठीक, उसके बाद जो है वो हम आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आइए शुरू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में इसको हम डिस्कस करते चलेंगे गाइस। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपके सामने है, फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर्स सिस्टम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये किन तीन रिवर्स के आपस में मिलने से या उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंटरप्ले जो कहा जा रहा है वो कौन से रिवर सिस्टम से। ठीक है ना, तो इंदस हो गया पहला, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंदस आप मान के चले पाकिस्तान की साइड की तरफ जाएगा इंदस, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ऑफ कोर्स वो इंडिया से ही जाएंगी, झेलम और ये सब। उसके बाद जो दूसरा है गंगा, वो मिड इंडिया को आप कह सकते हैं मेजरली वो केटर करेगा, और फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा और फिर हम जानते हैं कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी नदी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया में तीन तरफ जो है ये रिवर सिस्टम जाएंगे। द डिस्पोजिशन या द डिपोजिशन सॉरी डिपॉजिट करना एलुवियल इन अ वास्ट बेसिन लाइन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। तो अब जो इंडिया है उसका जो फुटहिल्स है, ये जो तीनों नदियां हैं इनके इंटरप्ले से जो भी मटेरियल आएगा हल्के हल्के डिपॉजिट होगा वो किस तरीके से क्या कहलाता है, इसके ऊपर सवाल आएंगे। तो देखो एरिया इसका याद रखना है, एरिया के ऊपर सवाल आ सकता है कितने लाख किलोमीटर का एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन का कहलाता है। तो ऑप्शंस में होगा 7, 8, 9, 10। तो आपको याद रखना है कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, लेंथ आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी लेंथ है, कितना दूरी तक ये फैला हुआ है या कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है। तो फिर चौड़ाई हो जाएगी इसकी 240 से 320 किलोमीटर। जैसे हमने देखा था हिमालय थे, हिमालय आप जानते हैं कश्मीर की साइड अगर हम बात करें या हिंदू कुश की पहाड़ियां जो ऊपर हैं वो ज्यादा ऊंची हैं, वो ज्यादा चौड़ी हैं, और जब वो नीचे की तरफ आएगा चाहे आप उत्तराखंड कह लें या उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आसाम तक, तो वो उसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरीके से जो नॉर्दर्न प्लेन्स की चौड़ाई है वो भी एक जैसी नहीं है, कहीं पे चौड़ा है कहीं पे पतला होगा। ठीक है, 240 से 320 किलोमीटर है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, डेंसली पॉपुलेटेड है। दुनिया में जो भी सिविलाइजेशंस बसी है, पुरानी पुरानी सिविलाइजेशंस आप उठा के देखें या शहर उठा के देखें, फॉर एग्जांपल बगदाद हो गया, लंदन हो गया, फ्रांस में पेरिस हो गया, दिल्ली हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसलिए इंडस उसमें आता है कि नदियों के आसपास जो है वो इंसान ने रहना शुरू किया पानी के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिवर अवेलेबल है और रिवर की वजह से ये जो सॉइल है, ये जो आई है ऊपर से, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए खेती भी ज्यादा होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, और इसीलिए जो पॉपुलेशन इकट्ठी है वो भी ज्यादा है, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड हम उसको कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा था जब हम माउंटेन्स को पढ़ रहे थे कि माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पे घर बनाने हर जगह अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं पे भी घर बना लेंगे, नौकरियां अवेलेबल नहीं होंगी, फूड की स्कैरसिटी हो सकती है क्योंकि इतना ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा माउंटेन पे, फ्रेश वाटर अवेलेबल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसी भी एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन इकट्ठी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिन जिन पूरी दुनिया में जहां जहां अभी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो पॉपुलेशन है वो डेंसली वहीं पे होगी। अब जैसे चाइना की हम बात करें तो चाइना बहुत बड़ा है, लेकिन वो डेंसली पॉपुलेटेड पूरा चाइना नहीं है। जो पूरा कोस्ट के अराउंड जो पूरा चाइना चलता है, साउथ चाइना जो पूरा चलता है, चाहे वो
नीचे चिंगदाओ से लेके और ऊपर शंघाई राइट साइड में जो चाइना जा रहा है वो पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है। ऐसे इंडिया में अगर हम डेंसली पॉपुलेशन की बात करें तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन उत्तर प्रदेश में लगेंगे। एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, डेंसली पॉपुलेटेड है ये एरिया, ये इसकी खासियत है। क्लाइमेट फेवरेबल है, भाई क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है। जैसे आप जानते हैं, आपने सुना होगा कनाडा, अब कनाडा में पॉपुलेशन तो है लेकिन कनाडा में भी जो ज्यादातर पॉपुलेशन होगी वो उन इलाकों में होगी जहाँ पे बेतहाशा बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है ना, जैसे वैंकूवर हो गया, जैसे आपका टोरंटो हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी। लेकिन वहीं पे सस्केचुआन एक जगह है उनकी, लैब्राडोर, ये सारी जो जगहें हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी है, या जैसे सर्बिया हो गया, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, रिच सॉइल का कवर है और एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे नॉर्दर्न प्लेन्स के। चलते हैं आगे और देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। अगला है कि रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। भाई जब नदी निकलती है कहीं से, जवान होती है, वो स्लोप ज्यादा होता है तो बहुत ही उस तरीके से निकलती है, वॉलेंटली निकल रही है, ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है पानी। लेकिन जैसे जैसे पानी चलेगा आगे और जेंटल स्लोप होगा, भाई समतल जो है एक इलाका है उसमें पानी चलेगा आराम आराम से, लेकिन माउंटेन से गिरता है तेजी से पानी, है ना, जैसे वाटरफॉल होते हैं। वाटरफॉल के लिए भी तो आपको एलिवेशन चाहिए, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज। वेलोसिटी जो है वो माउंटेन से निकल के नीचे जब नॉर्दर्न प्लेन में आती है रिवर तो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है डिस्पोजिशनल वर्क, फॉर्मेशन ऑफ रिवरीन आइलैंड्स। रिवरीन आइलैंड जो है वो बनते हैं इसकी वजह से। मजूली, भाई इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आ चुका है कि मजूली आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। दो सवाल आते हैं, पहला कि जो मजूली है वो कौन सी रिवर में बनेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है वो कौन सा है, तो वो मजूली हो गया, ठीक है। रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स, अब जैसे कि एक तो था अर्ली फेज जब रिवर निकल रही थी और एक है बाद का उसका फेज, तो लोअर कोर्स हम जिसको कह रहे हैं, ठीक है। स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। सिल्ट जमा करती है ये अपने साथ, ठीक है, लेके आती है नदी, और उसको ही फिर जो हम कहते हैं दीस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये गाइस, स्पेलिंग थोड़ी वैसी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो जब कोई आप कहेंगे कि साहब ये नदी आ रही है और ये किसी में मिल रही है, तो अगर मिल रही है वो अपना पानी लेकर आ रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा को भी ट्रिब्यूटरीज दिया करते थे, वो ट्रिब्यूटरीज होता था गिफ्ट। तो यानी कि यहाँ पर नदी अपना गिफ्ट दे रही है दूसरी नदी को, है ना। तो जब जुड़ती है नदियां तो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, और जब बटती है नदियां तो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि साहब नदी जो है वो ऊपर से आई, उसके बाद जब वो नीचे आएगी तो फिर पानी जो है उसका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कई जगहों पे, और जब ये छोटी छोटी धाराएं उससे निकलेंगी तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगी, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पे मजूली वाला आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। आइए अब आपके सामने आ चुका है नॉर्दर्न प्लेन्स का एक एग्जाम्पल मैप के थ्रू कि नॉर्दर्न प्लेन्स को किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। तो आपके सामने है राजस्थान प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आपके सामने आसाम का एग्जाम्पल, गंगा प्लेन्स हो गया ये उत्तर प्रदेश बिहार ये सारा इलाका जो है वेस्ट बंगाल तक, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स ये आ गए, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, ठीक है, और राजस्थान प्लेन्स ये वाले हैं। अब ऑफ कोर्स राजस्थान में जो प्लेन्स है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान के अंदर तो वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट भी आएगा जो मेजर पोर्शन ऑफ राजस्थान को कवर करता है, लेकिन कुछ इलाका राजस्थान का जो हरियाणा से मिलता है वहां तक हम इसको कहते हैं कि साहब राजस्थान प्लेन्स का इलाका है, ठीक है। उसके बाद तो इधर से शुरू किया हमने राजस्थान प्लेन, फिर हम आए तो इधर आ गया आपका पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, उसके बाद गंगा प्लेन्स आ गया जिसमें यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल आ गया, और लास्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं अब आगे। पंजाब प्लेन्स के बारे में क्या दे रखा है आपके सामने, देखिए अच्छा सा डायग्राम भी है अवेलेबल ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जब नॉर्दर्न प्लेन की बात चल रही है उसमें भी वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट ये वाला हो गया है ना, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। बेसिकली इंडस जो नदी है उसकी हम बात कर रहे हैं, इंडस की, ठीक है ना। तो इंडस की, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, क्वेश्चन इस पे पहले बन चुका है। तो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज जो है वो इसकी हो जाएंगी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट लाइज इन पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहले कहा, ठीक है ना। दरियाए सिंध और ये सब जो पूरा बनता है वो इससे ही बनता है ना। गाना भी सुना होगा आपने बहुत मशहूर, रावी विच पानी नहीं, ये जो अभी आजकल चल रहा है ना, तो रावी, ये वही वाली रावी नदी की बात चल रही है। और जो फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में वो भी इसी नदी में आते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट लाइज इन पाकिस्तान डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब क्या होता है? दो और आब, ठीक है। दो माने दो, आब्स माने एरिया हो गया। तो वो एरिया जो कि दो रिवर्स के बीच में बनता है वो दोआब हो जाता है, ठीक है भाई। एक रिवर ये जा रही है, एक रिवर ये जा रही है, ये वाला जो इलाका हुआ फिर ये दोआब हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन आपके सामने लिखा हुआ है। ब्रह्मपुत्र ये हो गया गंगा और ये हो गया आपका पंजाब प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने आपको, जो सीधे सीधे दिखा रहा है क्या, इंडस रिवर का इंटरप्ले कैसे है, कैसे वो किधर से निकल के जा रही है, क्या उसका रूट है और कैसे वो फिर बढ़ रही है और पाकिस्तान से होती हुई जो है वो अरेबियन सी में गिरेगी, ठीक है, सिंध से होती हुई। चलते आगे, और इसमें क्या आया, गंगा प्लेन्स में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। आपको गाइज ये याद रखना पड़ेगा, रिवर का नाम पूछ सकते हैं कि गंगा प्लेन जो है वो किन दो रिवर्स के बीच में आएगा। तो एक्सटेंड कहां से कहां तक करेगा ये, घाघर और तीस्ता रिवर, ठीक। ये एक सवाल बन सकता है। स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक। इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इसको कहा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स पर्टिकुलरली इन आसाम, ये जो मेन है वो आसाम का इलाका है, ठीक। उसके अलावा हम जब आगे इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट इसको डिवीजन जो है वो किया जा रहा है। खादर का एरिया क्या है, तराई किसको कहते हैं, बांगर और भाबर क्या है, आइए इसको समझते हैं। इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं आपसे, सवाल पूछ सकते हैं कि भाबर जो है वो किस जो ये बेल्ट है ये कितनी नैरो है, ये 8 to 16 किलोमीटर की है। डिपोजिशन ऑफ पेबल्स, ठीक है, पेबल्स यानी कि पत्थर टाइप, कंकड़ टाइप हो गए, कंकड़ तो नीचे भी आएगा। स्ट्रीम्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि कहां पर इनमें से किस चीज में स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो भाबर में जो नदी बहती हुई आ रही होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं सारी नदियां जो है वो पेरेनियल नहीं होती। पेरेनियल का मतलब होता है वो नदी जो साल भर बहती है, ठीक है। तो सारी नदियां नहीं होती पेरेनियल, फिर वो क्या होती है, सीजनल होती है। जब बारिश पड़ेगी तो नदी में पानी आएगा और वो चलेगी, जब बारिश नहीं रहेगी तो फिर वो नहीं रहेगी साल भर बहती हुई, ठीक है। उसके बाद तराई का इलाका आ गया। तराई का जो इलाका है इसको कह देते हैं हम, ये पंजाब से लेके और खास तौर से उत्तराखंड का जो इलाका आता है ना, नैनीताल से नीचे हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, उसके अलावा बिजनौर का इलाका हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये जो इलाके हैं ये सब तराई के इलाके कहलाते हैं, बरेली और ये सब, ठीक है। और खासियत इनकी ये थी कि यहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे जिनको काटा गया एग्रीकल्चर के लिए। लोगों ने रहना शुरू किया, हाईली फर्टाइल ये एरिया है, एग्रीकल्चर इसकी बैकबोन है। फिर वो लोग जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें बसाने के लिए जो है वो ये जंगल काटे गए ताकि वो लोग यहाँ पे रह सके, घर बना सके, खेती कर सके, ठीक है। तो ये तराई का इलाका है। स्ट्रीम्स यहाँ पर जो है वो रीइमर्ज हो जा रही हैं। वेट, स्वैम्पी और मार्शी ये रीजन है। डेंस फॉरेस्ट कवर है, रिच वाइल्ड लाइफ है। इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, जिम कॉर्बेट कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में, है ना। तो जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया आपका, ये वाइल्ड लाइफ का एक एग्जाम्पल हो गया। भाई बेतहाशा अच्छे और घने जंगल हुआ करते थे, तो टाइगर से लेके और हाथी से लेके और बहुत सारे जानवर जो है वो यहाँ पे आज भी पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है आपके नेशनल पार्क्स और ये सब भी इस पूरे इलाके में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलते आगे, बांगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स,
ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल कि भाई लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा बांगर कहते हैं। ओल्डर एलुवियल सॉइल का ये एक आप कह सकते हैं डिपोजिशन है। लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं रिवर्स के उसके ऊपर जो है वो ये आता है। कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं कंकड़, कंकड़ बाकायदा जो मैंने कहा, जैसे पहले तो ऊपर क्या था पेबल्स, नीचे क्या है कंकड़, ठीक है। तो कंकड़ जो है वो इसमें पाए जाते हैं, कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम, ठीक है। और खादर क्या कह रहा है, न्यूअर एंड यंगर एल्यूवियम। आपसे सवाल पहले पूछा गया है कि यंगर एल्यूवियम को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है खादर, ठीक है। या फिर खादर जो है वो किस चीज को कह रहे हैं हम, तो यंगर और न्यूअर जो एल्यूवियम होता है, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल जो है वो रिन्यू हो जाता है, ऑफ कोर्स क्योंकि रिवर आएगी अपने साथ, सिल्ट लाएगी, उसके साथ जो है वो इसको रिन्यू करेगी। बहुत ज्यादा ये फर्टाइल होगा, नदी के बिल्कुल पास का ये क्योंकि एरिया है ना, नदी के बिल्कुल बिल्कुल करीब जो एरिया है वो खादर का इलाका कहलाता है। कई दफा तो उसके ऊपर पानी ही आ जाएगा तो फिर वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, लेकिन जब पानी उतर जाएगा तो लोग वहां पे जो है सब्जियां और ये सारी चीजें जो है वो लगाते हैं, ठीक है। आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर गाइस देखो अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर, कुछ होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कुछ होता है इंटेंसिव। तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। इंटेंसिव यानी कि जो जो आपके पास रिसोर्सेज है वो ज्यादा मात्रा में लगाए जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसलिए इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव होता है बड़े इलाके में, जैसे अमेरिका है, वहां पे जो फार्म्स होंगे या जो वहां पे खेती की जमीन होती है एवरेज, वो भी कई कई हजार एकड़ या हेक्टेयर्स तक जाती है ना। लेकिन जो लैंड साइज इंडिया में है किसानों के पास, वो इतने बड़े लैंड साइज नहीं है। ऑफ कोर्स ये चीज हमने थ्रू आउट इंडिया देखी है, चाहे वो बंगाल के किसान हो, पंजाब के हो, यूपी के हो, उसके अंदर डिफरेंस रहेगा एक एवरेज लैंड होल्डिंग में, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है गाइस वो एग्जांपल आ गया हिमालय का। हिमालय आपके सामने, ऐसी फिर आपके सामने एग्जांपल है भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो देखो नदी यहाँ पे है, तो नदी के सबसे करीब जो इलाका है वो मैंने बोला कि खादर का इलाका कहलाता है, ठीक है। तो खादर जो है वो नदी के सबसे करीब हो गया, ठीक। ये वाला इलाका देख रहे हो आप खादर का है। ये फिर जो इलाका है ये भांगर है, ठीक। ये तराई का इलाका है जहां पर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे और जो है वो फर्टाइल है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, थोड़ा स्वैम्पी सा है ये क्योंकि पानी है यहाँ पर, दलदली सा थोड़ा इलाका है ना। और वाइल्ड लाइफ और ये सारी चीजें, फॉरेस्ट, ये सब यहाँ पे हमने ज्यादा देखा है। और ये जो है वो आपका हिमालय हो गया। ये देख रहे हो आप बड़े बड़े बोल्डर टाइप के हैं, ये सब भाबर कहला रहा है, ठीक है ना, ये सब भाबर कहला रहा है। और इसलिए आप जानते हो कि स्टोन क्रशर्स जो लगाए जाते हैं कई दफा, जैसे हल्द्वानी के पास हो गया या हरियाणा में कई जगहें हैं, वहां पर आपको इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। और आपको फिर उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज भी लगी हुई मिलती हैं, जो जिस चीज से जैसे डील करेगी वो वहां पर लगाई जाएगी, ठीक है। चलते आगे, ये देखो आपके सामने ये आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट का आ गया, भांगर, खादर, ये सब इस पे दिखाया गया एग्जाम्पल में, पिक्चर्स में। चलते हैं आगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, वो सबसे ओल्ड जो है वो पार्ट है। अगर हम बोले जियोलॉजिकली स्पीकिंग कि इंडिया में सबसे नया पार्ट कौन सा है या सबसे पुराना, तो सबसे नया तो हिमालय हो जाएगा, सबसे पुराना जो है वो पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। हिमालय नया इसलिए क्योंकि आज भी वहां पे जो है एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, और इतनी ज्यादा एज उसकी नहीं है। ये सबसे पुराना इलाका है पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है ना। हम अभी इसमें अगले स्लाइड पे एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से पेंजिया हुआ करता था, फिर वो टूटा, फिर वहां से निकल के एक एरिया ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडो यूरेशियन प्लेट से, और फिर जो है वो ये वाला इलाका बना, ठीक है। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks consist of broad division है इसमें, ठीक। और ये आप देख रहे हैं ये वाला जो बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके भी आगे जो है वो पार्ट्स हो जाएंगे, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू कहा जा रहा है, दूसरे पार्ट को छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जा रहा है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बन रहे हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो कंपैरेटिवली हायर है ईस्टर्न घाट से, ये कंटिन्यूअस है, इनके अंदर ब्रेकरेज है, इसके अंदर से आप देख रहे हैं रिवर भी जो है वो कुछ निकल रही है।
और विंध्य और सतपुरा रेंज भी बन रही है। देखो ये वो एग्जाम्पल है जो आपके सामने आया है, जो मैं कह रहा था कि पहले जैसे पेंजिया था 250 मिलियन ईयर्स अगो, एक लैंडमास आपको दिख रहा है बड़ा, ठीक, उसके बाद फिर वो टूटा, लोरेशिया ऊपर चला गया, नीचे गोंडवाना आइलैंड, और ये वाला पार्ट जो है ये आप देखते हैं आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका। अब देखो ये आज का दिखा रहे प्रेजेंट डे, ये टूट के इससे अलग हो गया साउथ अफ्रीका, तो अगर आप इसको इसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक ये एक जैसा हो जाएगा जैसे यहाँ पर है, राइट। इसी तरीके से ये वाला पार्ट टूट के इसमें से इधर की तरफ ड्रिफ्ट कर गया है और ये ऊपर टकराया है, इसलिए जो है वो ये जो फिर पार्ट बना ये पेनिनसुलर इंडिया का ये पार्ट बना है, ठीक है। चलते हैं आगे। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. गोंडवाना लैंड आप देख ही रहे, पेंजिया फिर गोंडवाना लैंड और फिर वो आके टकराया इधर, तो कैसे ये सबसे पुराना जो है वो ओल्डेस्ट लैंडमास कहला रहा है, ठीक है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब यहाँ पर जो भी हिल्स होंगे उनकी जो हाइट है वो हिमालय जैसी तो नहीं है ना, और जो हिल्स हैं उनकी टोपोग्राफी भी आप देखेंगे काफी अलग होगी, मिट्टी का रंग भी अलग होगा, वहां पे जो डिपॉजिट्स निकल रहे हैं, मिनरल्स निकल रहे हैं वो भी काफी अलग होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब इसमें खास बात क्या है कि इसको दो डिवीजन में बांट दिया गया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, और फिर एक माइनर हिस्सा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको इस वाले को कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है गाइस वो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, ठीक। तो चलते हैं आगे। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में क्या मेन बातें हैं। इट लाइज टू द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ठीक, लाइज टू द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब तुम्हें याद रखना, सवाल तुमसे पूछ लेंगे कि जी कौन सी नदी है वो जिसको एसोसिएट किया जा रहा है सेंट्रल हाईलैंड से, तो नर्मदा रिवर जो है वो मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू का कवर होगा। उसके बाद है विंध्या रेंज इज बाउंडेड इट ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली के पहाड़ राजस्थान से शुरू होते हैं और हरियाणा और दिल्ली तक आके वो खत्म होते हैं, क्योंकि वो है ही इतनी, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो राजस्थान और हरियाणा वाले एरिया में तो फिर भी आपको जो है उनकी हाइट दिखेगी, आपको लगेगा कि हाँ ये पठार जैसा, मतलब थोड़ा सा जैसे अरावली गुड़गांव वाला जो इलाका है वहां पे जो हमें दिखता है ना। लेकिन दिल्ली में हमने बोला अरावली, अब लोग कहेंगे दिल्ली में तो पहाड़ नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन एलिवेशन थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए जो राष्ट्रपति भवन है अगर आप उसका एड्रेस देखेंगे तो वो भी अरावली कहलाता है ना। तो चलते आगे। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। आपसे पूछ सकते हैं कि जी सेंट्रल हाईलैंड की ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है उसका क्या नाम है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड उसको कहा जा रहा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे पिछले स्लाइड में था, तीसरा जो छोटा सा एरिया था उसको कहा जा रहा है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो, याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं जी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। बहुत ही मिनरल रिच है। उसके बाद है चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड दामोदर, ये यहाँ की जो है वो रिवर्स हो गई। वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, ठीक। वाइडर कहाँ है, ये वेस्ट में, और नैरो हो जाता है ये ईस्ट में। चलते हैं आगे। और कौन से सवाल बन रहे हैं इसमें, एक बार आप एक मैप को देखें। सेंट्रल हाईलैंड्स ये हो गए, डेक्कन प्लेट्यू, और इस तरफ फिर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू आ रहा है, ठीक है। तो आई होप इसको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो सवाल इससे बनते हैं आइए उसको डिस्कस करते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू से किस तरह के सवाल बन रहे हैं। देखो ट्रायंगुलर है एक तो ये लैंडमास, ठीक, ट्रायंगुलर तो है ही, क्योंकि जब पूरा हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो एक तरीके से ट्रायंगुलर है ना, तो ये ट्रायंगुलर इस तरीके से इसको कहा जा रहा है, ये ट्रायंगुलर है। लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ये तुम ध्यान रखना, ये सवाल पहले पूछ चुके हैं कि नर्मदा रिवर अगर इधर आ रही है तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहां पर होगा। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये अगर नर्मदा रिवर है तो नर्मदा रिवर के साउथ में होगा, तो ये साउथ डायरेक्शन हो गई, ये नर्मदा हो गई, है ना। ये वाला जो एरिया है ये कहला रहा है लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये सवाल पहले पूछ चुके हैं, कौन सी रिवर के साउथ में आता है, डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा की पहाड़ियां जो है वो नॉर्थ में आ रही हैं। महादेव, कैमूर हिल्स और द माइकल रेंज, मैकाल भी पढ़ते हैं इसको,
ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, फ्लैंक्स फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। चलिए आगे, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर है वेस्ट में और स्लोप्स जेंटली है ईस्टवर्ड की तरफ। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय, करबी अलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ काकर हिल्स। ठीक, तो इसको गाइस ध्यान कर लेना, ये आपसे पूछ सकते हैं। वैसे एएमयू में तो मुझे नहीं लगता कि सवाल आया है, लेकिन फिर भी ठीक है, यू नेवर नो, शायद इस बार आए। अभी तक जो जो सवाल आते चले हैं एएमयू से इस चैप्टर के ऊपर वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर, ये गारो खासी और जैंतिया हिल्स है। ये आप देख रहे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये 3 हिल रेंजेस इसके अंदर आएंगी जिसको गारो खासी और जैंतिया हम कहते हैं। मॉनसून वाले चैप्टर में भी इसका पूरा जिक्र आएगा, तब आपको और अच्छे से खूब समझ में आएगा कि उन हिल्स की क्या सिग्निफिकेंस है मॉनसून से रिलेटेड। ठीक है, द ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर था, राइट। अब इस वाले पोर्शन की जब हम बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक, अब आप देख रहे हो महानदी बेसिन है, उसके बाद चिल्का, गोदावरी, कृष्णा नदियां, पोलिकट और कावेरी। ठीक, अब पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। आपसे पूछ सकते हैं ईस्टर्न घाट जो है वो भाई कहां से कहां तक फैले हुए, तो आपको उस टाइम पे मार्क करना होगा नीलगिरी और महानदी वैली। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि ये मान लो पहाड़ी आई, फिर ये ब्रेक आ गया बीच में, फिर एक पहाड़ी आ गई, फिर इस तरीके से आ गया। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में ब्रेकरेज है, वेस्टर्न घाट्स फिर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, उनके अंदर ब्रेकरेज नहीं है ऐसी। Sorry, the eastern ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. ठीक है, तो भाई ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, राइट। तो यहाँ पे जो भी रिवर्स आ रही है वो इस तरफ गिर रही है, जैसे कि कृष्णा का, गोदावरी, इन सब का हम जिक्र कर रहे हैं ऊपर। एवरेज एलिवेशन कितना है, 600 मीटर्स है। ठीक है, और महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। देखो सवाल अगर आएगा तो ध्यान से पढ़ना, अगर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा माउंटेन पूछा जाएगा तो उसका अलग जवाब है, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन उसका अलग जवाब है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी तो उसका जवाब आपके सामने है कि महेंद्रगिरी जो पीक है उसको सबसे ऊंची पहाड़ी कहा जा रहा है ईस्टर्न घाट की। चलते हैं आगे, आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट्स इधर देखिए कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारी जो स्टेट्स हैं वो इसमें एंगेज हो रही हैं ईस्टर्न घाट्स में। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक ही स्टेट में होकर खत्म हो जाएगा, लंबा चलेगा ईस्टर्न घाट, ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स चलेंगे। डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। ये आप देखेंगे डेक्कन ट्रैप, इसको ध्यान रखना कि ब्लैक सॉइल, सॉरी ठीक, इसको ही हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। खासियत इसकी क्या होती है ब्लैक सॉइल की कि आपने जैसे ही इसमें पानी डाला तो ये थोड़ी क्लेई जैसी हो जाती है। ठीक है, थोड़ी क्लेई जैसी हो जाएगी, वही टाइम होगा कि आपको अगर इसके अंदर कुछ बोआई करनी है, कोई फसल लगानी है, बीज डालने हैं, तो वही टाइम है। उसके बाद खासियत इसमें ये होती है कि जब ये सूखती है तो ये काफी ज्यादा सूख जाती है और ये चटकने लगती है, इसके ऊपर दरारें सी पड़ जाएंगी। आपको याद होगा जब जब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो है वो मानसून नहीं आ रहा है या लेट हो रहा है या अभी तक बारिश नहीं पड़ी, तो महाराष्ट्र को दिखाया जाता है, और महाराष्ट्र के उस इलाके को जब हम देखते हैं कि यहाँ पे भूमि फटी हुई सी है, जैसे मिट्टी में बहुत गहरी गहरी दरारें हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो और कॉटन के लिए वो बेस्ट है, इसलिए कॉटन सॉइल भी हम उसको बोलते हैं। है कहाँ वो, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन है ना, ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो ये खास बात थी, इसीलिए मैंने इसको बोला कॉटन सॉइल भी, और ये इसकी खासियत है। ठीक है, चलते हैं आगे गाइस, बात करते हैं अब हम इंडियन डेजर्ट की। अब इंडिया में वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट आ रहा है। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली की जो पहाड़ियां थी
जैसे आप जयपुर भी गए, जयपुर में भी आपने देखा है पहाड़ी सा एरिया है ना, सब अरावलीज ही है। उसके बाद है दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल। आपसे ये पूछ सकते हैं भाई कितनी बारिश जो है वो होती है, तो बिलो 150 मिलीमीटर बारिश जो होती है पर ईयर जब एक इलाके में पड़ती है तो फिर वो एरिड हो जाता है, सूखा इलाका हो जाता है फिर वो, है ना। और सूखा इलाका जब होगा तो फिर ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर ऐसे नहीं हो पाएगा। इट हैज एरिड क्लाइमेट, सूखा, हवा भी सूखी चलती है, विद लो वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर तो है ही नहीं, क्योंकि भाई कैक्टस जैसे जो पेड़ हैं जो अपने अंदर मॉइस्चर रिटेन कर लेते हैं वो तो यहाँ पर उग सकते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे जिन्हें ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे मैंने बताया था कि जो नदियां हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो पेरेनियल नहीं होंगी इन इलाकों में, क्योंकि जब जब बारिश पड़ेगी और पानी अवेलेबल होगा तब तो वो बहेंगी, वरना नहीं बह पाएंगी। ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन में ही सिर्फ चलेंगी। और ये लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर, ये आपसे सवाल पहले पूछा जा चुका है, कौन सी रिवर है इस इलाके की, तो लूनी जो है वो अकेली बड़ी नदी है। उसके अलावा तो जो है वहां पर वो मेरे ख्याल से राजीव गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल इस तरीके से है, जिससे मेन एग्रीकल्चर जो है वो होता है राजस्थान में, है ना, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी कराई गई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लूनी जो है वो सिर्फ अकेली लार्ज रिवर है इस एरिया में। इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और सैंड ड्यून्स यहाँ पे होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि क्या है सैंड ड्यून्स और बार्चन्स क्या कह रहे हैं हम। कौन डेजर्ट का नाम क्या है, तो थार डेजर्ट है ना, गाड़ी जो आती है महिंद्रा की थार, तो याद रखना थार डेजर्ट है और वेस्टर्न मार्जिन पे आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में भी ये जाएगा, और इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं इंडियन डेजर्ट में क्या है, व्हाट आर बार्चन्स। इसके ऊपर सवाल पहले पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी में। बार्चन्स आर सैंड ड्यून्स इन द शेप ऑफ अ क्रिसेंट। तो सबसे पहले तो याद रखना इसका शेप क्या है, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि क्रिसेंट शेप अगर कोई चीज है तो उसको क्या कह रहे हैं, तो उसको बार्चन्स कह रहे हैं, है ना। मतलब वो कोई चीज से मेरा मतलब है कि कोई सैंड ड्यून अगर क्रिसेंट शेप है तो क्या कहला रहा है, तो वो बार्चन्स कहलाता है। या बार्चन्स किस शेप के होते हैं, तो वो किस शेप के होते हैं, क्रिसेंट शेप के होते हैं। ठीक है ना, क्रिसेंट जैसे चांद होता है आधा, ईद का चांद जैसे क्रिसेंट शेप हो गया। ठीक है भाई, जिस तरफ से हवा चलेगी तो उस तरफ वो उठता चला जाएगा, जैसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से वो उठता चला जा रहा है, ऊपर ढेर लग रहा है, और ये चीज जो है वो खाली होती जा रही है नीचे, तो वो एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला जो है वो इसके अंदर बनेगा। ठीक है। When the wind flows dominantly in one single direction, it leads to the formation of such barges. जब एक तरफा हवा चलेगी एक तरफ से, तो फिर ये बार्चेस जो है वो बनते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, जैसलमेर में और इंडो पाक बॉर्डर के पास पाए जाएंगे। उसके बाद तो फिर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाते हैं सारे। द कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, और दीज स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो ये जो पार्ट बचा भाई, अगर इधर पानी है, इधर पानी है, इधर हमने बोला था कि साहब वो पहाड़ियां सी आ रही हैं, है ना, ये वाला जो फिर एरिया पड़ा ये कोस्टल प्लेन्स कहलाएंगे। ठीक है, बीचेस जहां पे पड़ेंगे फिर। अब वो जो बीचेस होंगे ऑफ कोर्स वो कहीं पे ज्यादा चौड़े होंगे, कहीं पे पतले होंगे, कहीं पे इतनी जगह होगी कि खेती हो पाए, कहीं पे इतनी जगह नहीं होगी। ठीक, तो ये कहला रहे कोस्टल प्लेन्स। तो इधर वाला हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उधर वाला हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। अब आपसे सवाल किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न सरकार, इसके ऊपर सवाल पहले पूछ चुके हैं। ठीक है। कर्नाटक प्लेन्स हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ठीक है। तो जो भी इनके नाम होते हैं ना और जो इनके डिविजन्स हैं उसके ऊपर ही बस सवाल आए हैं अभी तक इसमें कि इसको किसको क्या कह रहे हैं हम और वो कैसे होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स, मालाबार प्लेन्स, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि आप लोग गाइस इसको याद कर लो। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न सिरकर और कोरोमंडल में, और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कोंकण प्लेन में, कन्नड़ प्लेन्स में, मालाबार प्लेन्स में। याद रखना जब आप अपना रिवीजन करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोस्टल प्लेन्स में इसी पार्ट को आपको देनी है। इसी में से ही कई दफा क्वेश्चंस आए हैं बैक टू बैक। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अब भाई इधर जो है वो वेस्टर्न घाट था, एक सेकंड गाइस, अब जैसे ये आया मान इंडिया, ठीक है, ये आ गया,
अगर इधर ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये सॉरी ठीक है, ये हमारा मान लो ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये वाला हमने बोला जी कोस्टल प्लेन्स हो गए। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया पड़ेगा सैंडविच, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया पड़ेगा सैंडविच, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। बस इतनी सी बात है समझने की। चलते हैं आगे। तो कोंकण मुंबई से गोवा, इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। कोंकण मुंबई गोवा हो गया, कहां से कहां तक है? कन्नड़ प्लेन कर्नाटका, मालाबार कोस्ट केरला। रिवर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम फॉर्म्स एस्चुअरीज, एस्चुअरीज बनाती है, वो माउथ एरिया बनता है जहां पे फिर पानी जा रहा होता है, किसमें? समुद्र की तरफ जा रहा होता है। अब उसकी और कुछ खासियतें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। The coastal areas are wide level along the Bay of Bengal. It consists of two sections, Northern Sirkar और Coromandel coast. Rivers such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, etc. forms delta. ठीक है, डेल्टा वो वाला इलाका हो जाएगा बिल्कुल जहाँ पे पानी बहुत ही हल्का चलेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बंगाल टाइगर की जब बात करते हैं तो वो जो पूरा रीजन बनता है ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला, बहुत बड़ा रीजन है, इंडिया में भी आता है और उससे ज्यादा तो बांग्लादेश में आता है ना। और फिर उसी के अंदर जो है वो बाढ़ भी आ जाती है कई दफा डेल्टा में, तो वो कहलाया जा रहा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है गाइस वो बनेगा लेक चिलिका के ऊपर के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है इंडिया की वो कौन सी है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? लेक चिलिका। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले। और उसके अलावा जो नदियां हैं यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये आपको याद रखनी है तीनों नदी, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में इनमें से कौन सी नदी नहीं होती। तो कौन कौन सी होती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा होती है। कौन कौन से दो सेक्शन है? नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखें और मैं चाहूंगा आप इनको जरूर सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल प्लेन इन इंडिया? ठीक, तो अभी जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं गाइस, ये वैसे ही हैं। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहूंगा आप ध्यान से देख लें और इसको आंसर करें। ठीक है, कोरोमंडल है, कोंकण है, कन्नड़ है या नॉर्दर्न सर्कल है। तो ये आपको जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जैक्टली इसीलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे, और ताकि आप अपनी पढ़ाई जब करें तो इसको ध्यान करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंट्रेंस में। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। आइलैंड का पार्ट है लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ले क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। एक तो लक्षद्वीप वाला हो गया आपका, है ना, और एक अंडमान निकोबार का हो गया। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये सवाल पहले पूछ चुके हैं कि लक्षद्वीप जो है वो किस तरीके से, किन चीजों से बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं जी स्मॉल कोरल आइलैंड्स है, ये उनका एक जमघट है। ठीक है ना, कहाँ है? तो अरेबियन सी में है। अब यार ये तो क्लियर हो चुका होगा, है ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ठीक है, अर्लियर दे वर नोन एज लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमंडीवी। बाद में 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। तो सवाल बन सकता है कि कौन से ईयर में जो है वो इसका नाम चेंज किया गया था, 71, 72, 73 या 74? याद रखना है 1973 में। और है किस चीज का बना हुआ? कोरल आइलैंड्स है ये। ठीक है, इट कवर्स एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। एक सवाल ये बन सकता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है ये, 32, 38, 36 या 40? तो 32 याद रखना है। अगला सवाल ये आ चुका है पहले कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या कहलाती है? तो करावती या कवरती कहलाती है। ठीक है, पिटी आइलैंड जो है ये भी सवाल पहले आ चुका है कि बर्ड सेंचुरी जो है अनइनहैबिटेड, यानी कि जहां पर आम लोग नहीं रहते, वो क्या कहला रही है? पिटी आइलैंड कहलाती है। क्या है ये? बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है वो आइलैंड्स में से पहले बने हैं गाइस। चलते हैं आगे। इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप जो बे ऑफ बंगाल में, यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर हम ऐसे देख रहे हैं इंडिया को, तो जो बनते हैं उसको अंडमान एंड निकोबार कहेंगे। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ, ठीक है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है ना भाई, हमने क्या बोला कि ये अगर इंडिया है तो इस तरफ क्या आ गया? बे ऑफ बंगाल आ गया। और इसमें भी फिर हमने ये बोला कि साहब जो आइलैंड्स हैं वो दो पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट एक नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, तो इसमें
हमने बोला कि अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, वो माउंटेन्स जो कि पानी में डूबे हुए हैं। तो यानी कि माउंटेन पानी में डूबा हुआ है, उसका जो ऊपर का पार्ट हमें दिख रहा है वो सिर्फ आइलैंड आइलैंड हमें दिख रहा है, यानी कि सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं। दीज आइलैंड्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भाई। अगर एक ये मुल्क में कंट्री के हमारे आइलैंड्स हैं तो दूर तक निगाह रख सकते हैं हम, अपने यहाँ पे मिलिट्री के बेस बना सकते हैं, यहाँ से हम जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में अपने दखल अंदाजी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दीज आइलैंड्स, these islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover, ठीक है। ये सिर्फ समझने की बातें हैं भाई, इक्वेटर के पास जो भी चीज आएगी उसका तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो ही जाएगा, है ना। ज्यादा सन वहां पे चमकेगा, ज्यादा बराबर बराबर दिन और रात रहेगी, ज्यादा गर्मी रहेगी, ज्यादा बारिश होगी, ठीक। ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन जिन चीज पे बन सकते हैं तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। कोरल्स, इसको हम लास्ट देख लेते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं और ये फ्लोरिश करते हैं शैलो मड फ्री और वार्म वाटर्स में, ठीक है। यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज से ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि अगर पानी के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो कोरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। थाईलैंड की एक स्टडी है, थाईलैंड में बहुत सारी जगहों पे जो है वो टूरिस्ट को मना भी कर दिया गया था बीच पे जाने के लिए, क्योंकि वहां के जो कोरल रीफ्स थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है कोरल क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिक्रीट क्या करते हैं, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट का मतलब है छोड़ना, ठीक है। द कोरल सिक्रीशंस एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट, ऑफ कोर्स। तो ये जब इनका जो सिक्रीशन है और जो स्केलेटन है इनको जब मिल जाते हैं तो फिर ये बनाते हैं कोरल डिपॉजिट। लक्षद्वीप जो है वो ऐसे ही बना है। लक्षद्वीप आइलैंड्स मतलब उनके आसपास पाए जा रहे हैं लक्षद्वीप में। Lakshadweep Islands group lying close to the Malabar coast of Kerala is composed of small coral islands, ठीक है। कंपोज किस चीज से है, स्मॉल कोरल आइलैंड से है लक्षद्वीप, ठीक। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस हमने आपके सामने रख दिए। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय अ चेन ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स, ये आपका होमवर्क है, देखना है। अंडमान है, लक्षद्वीप है, निकोबार है, ठीक। उसके बाद आ गया विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, तो अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार, मालदीव्स, ये अभी मैंने आपके सामने बहुत दफा डिस्कस किया है, आई होप आपको याद होगा। व्हाट वाज द पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म्ड, हाउ वाज द, सॉरी क्वेश्चन है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, मुझे नहीं पता ये क्या होता है तो ये आपको मैंने बताया ही है कि कैसे पेंजिया था, फिर गोंडवाना, फिर वो टूट के ऊपर आया, यूरेशियन प्लेट से टकराया और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास जो है वो बना। तो आई होप आपको पता चला होगा इस चैप्टर के इस वीडियो से कि किस तरह से क्वेश्चंस पुराने टाइम में पूछे गए, लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर एंट्रेंस में। तो जब भी आप पढ़ें, इस वीडियो को देखें तो आपको याद रहेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए आज। तो गाइस जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए ZA अकेडमी से, मिलते हैं आगे।